everyone, welcome back to my channel. So as all of you know कि TTSB PRT में NIOS नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठा के देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, इवन लाइन टू लाइन क्वेश्चंस भी आए हुए हैं NIOS से. So for that, what I'm going to do here is I'm going to provide you a summarized form of handwritten notes of these NIOS courses. फ्रॉम 501 अप टिल कोर्स नंबर 510 हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे. फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग कोर्स 505. ठीक है, तो ये कोर्स 505 DSSB PRT के एस्पिरेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और उन सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो ईवीएस की पेडागोजी को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि सीटेट वगैरह में या अन्य टीचिंग एग्जामिनेशंस में ईवीएस पेडागोजी पूछी जाती है. सो वी कैन से दैट दिस सीरीज इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल. लर्निंग एनवायरनमेंट स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल. तो इस कोर्स में हम लोग समझेंगे ईवीएस की पेडागोजी. ठीक है, क्यों ईवीएस बच्चों को पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ाना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे. इसमें 4 ब्लॉक्स होने वाले हैं. आज हम लोग ब्लॉक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. ब्लॉक 1 में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल. इस ब्लॉक में टोटल 4 यूनिट्स हैं. यूनिट नंबर 1 है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एट द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग. ठीक है, तो क्या महत्व होता है, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए ईवीएस, ये हम समझेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट शब्द का मतलब क्या है. ठीक है, एनवायरनमेंट वो सभी चीज़ है जो हमारे आसपास मौजूद है. इसके 3 टाइप्स होते हैं: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ऑल दोज थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर. ठीक है, जो नेचर हमें देता है वो सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं. अब इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट और सेकेंड इज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. इसके बाद में ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं. इट मे बी बिल्डिंग्स, इट मे बी रोड, इट मे बी एनी अदर थिंग जो भी इंसान ने बनाई है. सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण. जैसे कि हर एक कंट्री का कल्चर अलग अलग हो सकता है, किसी एक कम्युनिटी का कल्चर अलग हो सकता है. सोसाइटी की अगर हम बात करें, अगर आप स्लम्स में जाएंगे तो वहाँ का जो सोसाइटी होगी अलग होगी, वेराज अगर आप किसी पॉश एरिया में जाएंगे तो वहाँ की सोसाइटी अलग होगी. और हर एक सोसाइटी में रहने वाला बच्चा उस सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स या वहाँ के जो तौर तरीके हैं उसके हिसाब से ही उसका डेवलपमेंट होता है. एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती. इट कैन नॉट रिमेन स्टैटिक. ये हमेशा बदलती रहती है और इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं दैट एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर. तो एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है. इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. देखिए, बच्चे के आसपास मौजूद जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में उसकी फैमिली आती है, उसके जो मोहल्ले वाले हैं या जो सोसाइटी में रह रहा है वो, तो ये सब चीज़ें जो उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस बच्चे के डेवलपमेंट में. जिसे हम बोल सकते हैं वैल्यूएबल लर्निंग जो होती है वो बच्चे के इमीडिएट एनवायरनमेंट में होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो अभी तक स्कूल नहीं जाता है, बहुत छोटा है, लेकिन वो अपनी फैमिली में देख रहा है कि कौन कैसे बात करता है, कौन किस तरह से किस काम को कर रहा है. फॉर एग्जांपल, कोई एक बच्चा है, उसके इमीडिएट नेबर में या उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई अब्यूज़ करता है, गालियाँ देता है, तो वो बच्चा भले कुछ सीखे ना सीखे, वो गालियाँ देना सीख जाएगा. इसी तरह से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं जो कि बच्चा सीखता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, उसकी मम्मी जैसे ही अपना जो वाटर है यूज़ करने के बाद में टैप क्लोज़ कर देती हैं और वो सबसे बोलती हैं कि पानी को जो है वेस्ट मत करो. तो ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चा अपने घर से भी सीख के आता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ उसको स्कूल में ही सिखाया जाए. तो जो वैल्यूएबल लर्निंग होती है वो इमीडिएट एनवायरनमेंट में हो जाती है. ठीक है, लिंकिंग एनवायरनमेंट विद द चाइल्ड. कैसे हमें बच्चों से उसका एनवायरनमेंट जोड़ना है, मतलब कि ये जो हमारे क्लासेस होते हैं 1 to 8, इनको बोला जाता है लर्निंग फॉर लाइफ. 1 से लेके 8 तक जो भी हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, वो जीवन पर्यंत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि आपको भी याद होगा कि 1 से 8 तक आप जो बातें सीखे हैं, जो चीज़ें अगर आपने ये भी सीखा है, कुछ गलत भी सीख लिया, तो वो भी आपके बिल्कुल माइंड में एक जगह सेट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम लोग जो बच्चों को सिखाया जाता है 2 1 2, तो आज तक आपको भी 2 1 2 ही याद होगा. 2 1 2 ये आपको नहीं पता होगा. ठीक है, तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं, सही हो या गलत, वो अगर आप सीख लेते हैं क्लास 1 to 8 के बीच में, तो वो आपका लर्निंग फॉर एवर हो जाता है या लर्निंग फॉर लाइफ हो जाता है. तो हमें क्यों लिंक करना है इन्वायरमेंट को चाइल्ड से. इन्वायरमेंट को चाइल्ड से अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि वातावरण क्या है, इस वातावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, और या जो इस वातावरण में चीज़ें हमें मिल रही हैं हमें उनको कैसे यूज़ करना है. इट मे बी द मटेरियल्स और इट मे बी द रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, या इट मे बी द पीपल्स ऑफ दिस सोसाइटी. मतलब
चाहे कोई एक चीज़ हो, पानी हो, हवा हो, उसको कैसे हमें यूज़ करना है, या कोई एक एनिमल हो या इंसान हो, किसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। या कोई कंसर्न्स है एनवायरनमेंट के या सोसाइटी के, तो वो सबसे बच्चों को अवगत कराना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में NIOS में ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे। कन्वेक्शन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब मेंशन कर लिया है जो भी पॉइंट्स थे मेन। प्लान ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्क डिक्लेरेशन ऑफ द सर्वाइवल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हैबिटेट एजेंडा, ठीक है। तो ये जो जो मेन वर्क्स हुए हैं बच्चों के लिए कि इन्वायरमेंट क्यों उनको पढ़ाया जाए, या वो भी जो भी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। जैसे कि स्पेशल सेशन ऑन चिल्ड्रन ऑफ द UN जनरल असेंबली इन मई 2002, बिकॉज DSSB का कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ से क्या पूछ दें, दैट्स वाई मैंने ये सब मेंशन कर दिया। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अगर आपको इसे पढ़ना हो डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है वैल्यूइंग इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो क्यों हमें वैल्यूइंग करना सिखाना है बच्चों को? देखिए, ये जो बच्चे हैं यही आगे चल के हमारे सोसाइटी के एक प्रोमिनेंट मेंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम बच्चों को आज से ही सब कुछ सिखा देंगे तो आगे जाके ये एक समझदार नागरिक बनेंगे हमारी सोसाइटी के। इस वजह से हमें वैल्यू करना सिखाना चाहिए, ठीक है। कैसे सिखाएंगे हम, क्या है ये वैल्यूइंग? ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, एयर है, वाटर है, ठीक है, इंसान है, जानवर, हमारे एनवायरनमेंट में इंसान हैं, जानवर हैं, हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। तो किस चीज़ का क्या महत्व है, क्या रोल है, और कैसे हमें हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अगर कोई सोसाइटी या कल्चर है उसके प्रति हमारा क्या एक दायित्व होना चाहिए, तो ये सब बातें हमें बच्चों को सिखाना है। कैसे वो हर चीज़ को वैल्यू कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना होता है। NCF 2005 क्या कहता है? क्रिटिकल रोल ऑफ एनवायरनमेंट एज इन द कॉन्टेक्स्ट इन चिल्ड्रंस लर्निंग, ठीक है। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की शिक्षा में। कैसे होता है ये रोल? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक फिज़िक्स है, ठीक है। अब हम उसमें उनको सिखाते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो होती है, ये मोमेंटम होता है, ये मास होता है, ये फोर्स होता है, ये प्रेशर होता है, ये ऐसे ऐसे होता है बस, ठीक है। तो हम ये ऐसे ऐसे जब तक उनको ऐसे बताते रहेंगे थ्योरेटिकल, तो वो बस ऐसे ही वैसे उनके माइंड में फिट होगा। वेयर एज अगर वो अपने एनवायरनमेंट में खुद से इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि हाँ, ये मोमेंटम का जो लॉ है, हाँ, वो यहाँ पर इनैक्ट हो रहा है, या फिर अगर हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो वो इस तरह से इनैक्ट हो रहा है, या वो किसी को बोझा उठाते हुए देख रहे हैं तो उसमें उनको समझ में आ रहा है कैसे ये जो है वर्क डन कर रहे हैं, कैसे फोर्स और प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये क्रिटिकल रोल होता है एनवायरनमेंट का। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर रोल हो गया, या कोई और चीज़ ऐसी हो गई, वो अगर अपने एनवायरनमेंट में उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर लेटर लाइफ, ठीक है। वो अभी से सब कुछ सीखेंगे, समझेंगे, तो आगे वो जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 2। यूनिट 1 यहाँ से फिनिश हो गई है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। यूनिट 2 में है वाई EVS एट प्राइमरी स्टेज, ठीक है। अब क्यों EVS प्राइमरी स्टेज पे ही क्यों पढ़ाना है, प्राइमरी स्टेज के बाद में क्यों नहीं, हायर क्लासेस में क्यों नहीं, प्राइमरी स्टेज में क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो EVS जो होता है वो एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया की तरह प्राइमरी स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि हमें पता है, हमने EVS CTET की प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, EVS की बुक्स 3 to 5 चलती हैं, 1 और 2 में नहीं चलती हैं। क्लास 1 और 2 में क्यों नहीं चलती हैं? क्योंकि ऐसा मतलब बोला गया है कि 1 और 2 में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वो अपने एनवायरनमेंट को खुद से देख के समझें। टीचर जो है उनको कोई टेक्स्ट बुक ना प्रेस्क्राइब ना करा के टीचर उनको इनके एनवायरनमेंट से ही चीज़ें सिखाएं। उसके बाद में 3, 4, 5 में बुक्स इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं। और इन 3, 4, 5 क्लासेस में जो बुक्स होती हैं वो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के एरिया की तरह पर होती हैं। उसमें साइंस, सोशल साइंस और EVS तीनों चीज़ें इंक्लूड करके या इंटीग्रेट करा के पढ़ाई जाती है। प्राइमरी स्टेज पे EVS एक एक्सपेरेंशियल लर्निंग की तरह है। कैसे? अगर आपने कभी NCERT की EVS की बुक्स पढ़ी होंगी तो आप उसमें समझ पाएंगे कैसे कैसे एक एक चीज़, लैंड फॉर्म्स, एरियाज, सोसाइटी, कल्चर्स, हर एक चीज़ को, इनफैक्ट बर्ड्स हैं तो बर्ड्स कैसे कैसे बोलती हैं, कौन सी बर्ड नेस्ट में रहती है, कौन सी बर्ड जो है वो थॉर्न्स में अपना नेस्ट बनाती है, कौन सी अपने घर में नेस्ट बनाती है, ये सब चीज़ें जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए EVS में, ये एक्सपेरेंशियल हैं। बच्चे खुद से भी उस चीज़ को जब पढ़ेंगे तो फिर गौर करेंगे, हाँ ये देखो ये गौरैया है, ये कहाँ अपना घोंसला बनाएगी, या फिर ये एक स्पैरो है, या एक ये डव है तो डव अपना घोंसला कहाँ बनाएगी, वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को। तो उनके अंदर एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग डेवलप होगी। फिर अगर हम बात करें तो थीम्स में डिवाइड किया गया है, टॉपिक्स में ना डिवाइड करके थीम्स में डिवाइड किया है। क्या है ये थीम्स, आगे हम पढ़ेंगे। थीम्स में क्यों डिवाइड किया गया है ये भी हम समझेंगे।
EVS not only provides a value education as regards environment but is also a life skill education at it encourages children to develop knowledge, ideas, value and attitudes about world. EVS जो है वो एक वैल्यू एजुकेशन की तरह नहीं है कि हाँ हम एक वैल्यू एजुकेशन की तरह इन्वायरमेंट को पढ़ा रहे हैं कि हमारा जो है एयर पोल्यूशन होता है तो हमें एयर को कैसे क्लीन रखना है या वाटर पोल्यूशन को कैसे बचाना है और हमें कैसे एफॉरेस्टेशन करना है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। तो सिर्फ इतना ही नहीं है EVS का काम, इसके अलावा EVS जो है 3 to 5 में जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो इस तरह से पढ़ाई जा रही है कि वो एक जीवन कौशल की तरह निकल के आ रही है। उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे हमें एक्सपीरियंस करना है चीज़ों को, कैसे हमें देखना है अपने एनवायरनमेंट में, ध्यान करना है, कैसे हमें अपनी सोसाइटी के प्रति उनके जो कंसर्न्स हैं उनके प्रति हमें कैसे जो है संवेदनशील होना है, कैसे हर एक चीज़ को क्रिटिकली सोचना है। आइडियाज़, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स बच्चों को यहाँ पर डेवलप कराने का मौका मिलता है इस EVS के पाठ्यक्रम में। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। अब ये जो EVS है जैसा कि हमने पहले देखा ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया है 3 to 5 में जो चल रहा है, ठीक है। ये एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। आप जब वाटर पढ़ रहे हैं तो वाटर को आप एज अ एनवायरनमेंट कंसर्न भी पढ़ रहे हैं कि वाटर हाँ कम है, इसको एज अ साइंस टॉपिक भी आप पढ़ रहे हैं, इसको आप ज्योग्राफी के हिसाब से भी देख रहे हैं, ठीक है। तो EVS की बुक में कुछ इस तरह से हर चीज़ को दिखाया गया है। जैसे कि ये थीम है, अगर फूड वाला थीम है तो फूड वाले थीम को उन्होंने केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देखा, उन्होंने एक EVS के पर्सपेक्टिव से भी देखा, उसको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी वहाँ पर देखा गया है कि कहाँ पर पानी कम है, अवेलिटी कहाँ पर ज़्यादा अवेलिटी है पानी की। तो एक एक थीम को हर एक पर्सपेक्टिव से वहाँ पर सिखाए जाने की कोशिश की गई है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव भी आपकी यही हो गई कि एक थीम में आप 2-2 3-3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप उसमें साइंस भी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस की नॉलेज भी दे रहे हैं और EVS को भी इंक्लूड कर रहे हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेशल रेफरेंस टू NCF 2005। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें जो कि NCF ने दिए हैं तो यहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन भी पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। हमारे जो 3 तरह के इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको बच्चों को लोकेट करना है, उसके रिलेशनशिप को फाइंड करना है, ठीक है। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इलस्ट्रेशन ड्रॉन फ्रॉम लाइव्ड एक्सपीरियंसेस एंड फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रेदर दैन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। जो ये अमूर्त चिंतन से बच्चों को नहीं सीखना है अमूर्त तरीके से कि उन्हें बता दिया गया ऐसा ऐसा होता है और उन्होंने मान लिया, उन्हें खुद अपने ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को जो है समझना है कि उनके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं और ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं क्लासरूम में ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं। To create cognitive capacity and resourcefulness to make the child curious about social phenomena starting with family and moving on to wider spaces, ठीक है। तो बच्चों के अंदर एक कॉग्निटिव कैपेसिटी होनी चाहिए। रिसोर्सफुलनेस मतलब कि उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि बच्चे क्यूरियस हों और अपने सोशल फेनोमेना को खुद से समझें, अपनी फैमिली में झांक के देखें, अपनी कम्युनिटी में झांक के देखें, जिस भी सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ पर उन कंसर्न्स को वो फाइंड कर सकें। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे जो पीपल्स होते हैं वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं, तो ये सब उनको पता होना चाहिए, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो समझ सकें, खोज सकें कि क्या क्या होता है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में। टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज़ से के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस उनमें डेवलप होनी चाहिए। जैसे कि इन्वायरमेंटल इशूज़ जो होते हैं उनमें ना सिर्फ हमारा ये पॉल्यूशन वाला इशू या अन्य कोई इशू होता है, उसमें हमारा जो सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ जगह पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, जेंडर इशू हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आता है। टू encourage the child in exploratory and hands-on activities to acquire basic cognitive and psychomotor skills। देखो EVS में क्या है, टोटली ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है EVS पूरा हमारा, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो करके सीखें, देख के सीखें, ऑब्जर्व करके सीखें, क्रिटिकली सोच के सीखें, मतलब कि उनको उनको टीचर से फैसिलिटेट करेगा, बाकी सब कुछ बच्चे खुद से सीख रहे होंगे। ये है EVS का क्यूरिकुलम, ठीक है। ऐसे करना है EVS को पढ़ाने के लिए। Then to emphasize design and fabrication, estimation and measurement as a prelude to the development of technological and quantitative skills, ठीक है। लेटर स्टेजेस में टेक्नोलॉजिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स को डेवलप कराने के लिए जो EVS का पाठ्यक्रम है उसमें हमें कुछ एस्टिमेशन, कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स वहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने EVS की बुक देखी होगी उठा के, एक टेबल बना दिया गया उसमें मेज़र करके या
कैसे भी करके लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पौधा है, उसको आपने सीड जो है उसकी मिट्टी में डाल दी, फिर पानी डाला और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर बच्चों को क्या करना है, उसका मेजरमेंट करना है कि पौधा 2 हफ्ते में कितना बड़ा हुआ, 4 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, ठीक है। तो इस तरह के जो मेजरमेंट्स हैं वो लेटर ऑन उनकी लाइफ में आगे उनका जो टेक्नोलॉजिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं उसको डेवलप कराने में हेल्प करती हैं। To be able to critically address gender concerns and issues of marginalization and oppression with values of equality and justice, respect for human dignity and rights. जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है इसमें, जो हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न या सोशल कंसर्न में आता है कि कैसे बच्चों के अंदर एक इस तरह की क्वालिटी डेवलप हो, जब वो पढ़ेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये कमी है हमारे इन्वायरमेंट में, ये जो कंसर्न्स एरियाज़ हैं इस पर हमें सोचना चाहिए, तो वो खुद भी एक अच्छे नागरिक बनेंगे, दूसरे लोगों की वैल्यू करेंगे, इक्वालिटी जस्टिस को प्रिवेल करने में हेल्पफुल रहेंगे और ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स को इंश्योर करेंगे, ठीक है। EVS इज़ परमानेंट इन्वेस्टमेंट इन क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल सोसाइटी। EVS अगर आप आज पढ़ा रहे हैं तो इसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। यही बच्चे जो EVS आज पढ़ रहे हैं आपसे, कल को ये एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने में, क्रिएट करने में हेल्पफुल होंगे। देन वैल्यूज़ इनहेरिटेड इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्या क्या वैल्यूज़ हैं यहाँ पे? गांधी जी ने बोला है, नेचर हैज़ एवरीथिंग फॉर मैंस नीड बट नॉट हिज ग्रीड। नेचर के पास मैन की नीड के लिए सब कुछ है पर उसकी ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं। We are integral and inseparable component of our environment and we cohabit or share it with all other living organisms। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर हम अपने आप को अकेले नहीं समझ सकते। हम म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू, कोहैबिट के थ्रू हम अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रह रहे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात हमें बच्चों को समझानी है, सिखानी है। इन्वायरमेंट होता क्या है? ह्यूमन बींग्स प्लस कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी में आते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप ये नहीं समझ सकते कि ह्यूमन बींग ही सुपीरियर है, बाकी कोई जानवर है, जीव जंतु है तो उसका कोई रोल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में, सबका बराबर रोल है। शेयरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट विद अदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। अगर आप पानी भी पी रहे हैं और आप ये नहीं समझ सकते कि मैं पानी पी रहा हूँ और ये कुत्ता है या बिल्ली है, इसको मैं नहीं दे सकता, इसको क्या ज़रूरत है, इसका क्या रोल है। तो जितना आपका एक अधिकार है उस पानी पे, उतना ही उस कुत्ते या बिल्ली का भी अधिकार है। ये बात आपको समझनी है। वैल्यूइंग अवर एनवायरनमेंट द इंडियन हेरिटेज, ठीक है। अगर हम इंडियन हेरिटेज की बात करें, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि ऑल दैट इज ऑन द अर्थ बिलोंग टू वन सिंगल फैमिली, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। जो भी अर्थ पे जितने भी जीव जंतु हैं ये सब एक परिवार की तरह हमें समझना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन डाइवर्स फ्रॉम नेचर विल ब्रिंग अनटोल्ड हार्म टू यंग चिल्ड्रन। अगर हम बच्चों की शिक्षा से, एजुकेशन से नेचर को हम बिल्कुल अलग कर दें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ऐसा किसका कहना है? रविंद्रनाथ टैगोर का। क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है कि आप एजुकेशन कितनी भी दे दें, अगर बच्चा अपने इन्वायरमेंट से अपना जो है सही से म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, देन उसकी जो एजुकेशन है वो बेकार है, इट्स यूजलेस। स्कोप ऑफ टीचिंग लर्निंग EVS एट प्राइमरी स्टेज विद स्पेशल रेफरेंस टू NCF 2005, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं NCF ने स्कोप के तौर पे जो बताए हैं। रेज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा, तो ये ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते हैं इसके स्कोप भी। लर्निंग अबाउट इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। लर्निंग थ्रू द इन्वायरमेंट के थ्रू ही सीखना, यानी कि हमें इन्वायरमेंट में रह के ही ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, क्रिटिकली थिंक करना है, और इन्वायरमेंट में रह के हमें लर्निंग बाय डूइंग करना है, करके देखना है, ठीक है। लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट के थ्रू पढ़ना है और इन्वायरमेंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। द कंटेंट्स आर स्पायरली ऑर्गेनाइज्ड। अब EVS का जो कंटेंट है वो स्पायरली ऑर्गेनाइज्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि एक स्पाइरल होता है, कहीं से स्टार्ट हुआ कहीं से एंड हुआ, मीन्स राउंड एंड राउंड घूमता रहता है। लेट मी शो दिस। जैसे कि स्पाइरल होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह होते हैं आपका EVS का क्यूरिकुलम। आज आपकी वाटर की थीम अगर यहाँ पर स्टार्ट होगी, कल को आगे बढ़ेगी, फिर वो रुकेगी, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको वो पढ़ने को मिलेगी। इस तरह से आपका EVS का क्यूरिकुलम है, ठीक है। अब आती है आपकी यूनिट 3। यूनिट 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने कवर किए। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या पेडागोजिकल कंसिडरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग EVS। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EVS। EVS क्या है? कंपोजिट एरिया है। EVS इज कंटेक्चुअल। द कंटेक्स्ट ऑफ EVS इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में ही हम पूरा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। EVS एक लर्नर सेंटर्ड सब्जेक्ट है। नो राइट नो रॉन्ग। EVS में हमें कुछ भी राइट या कुछ भी रॉन्ग, मतलब कि एक एक्सट्रीम पर EVS आपको कभी भी नहीं पहुंचाता है। आप कभी भी, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कभी भी एक कंक्लूजन में, एक एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचते हैं। इसमें ना कुछ राइट है ना रॉन्ग है, बस आपको अपने आप से समझना है।
वैल्यूज़ आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ईवीएस। ईवीएस में वैल्यूज़ भर भर के सिखाई गई हैं। अगर आप बुक्स उठा के देखेंगे, सीटेट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको तो पढ़ना ही होगा ईवीएस की बुक्स, तो अगर आप वो उठा के देखेंगे आपको समझ में आएगा कि वैल्यूज़ कितना भर भर के बच्चों को सिखाई गई हैं। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते कैसे हैं? बच्चों का जो सीखने का तरीका होता है वो एडल्ट से अलग होता है। वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में बेहतर तरह से सीख सकते हैं, वो करके सीखते हैं। करके वो अगर उनको करने का मौका दिया जाए, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरह से सीख सकते हैं और वो अपनी सराउंडिंग से और इन्वायरमेंट में चीज़ों को करके सीख सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंस्ट्रक्ट करके और रिकंस्ट्रक्ट करके, मतलब मीनिंग्स जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी उसमें क्लियर होगा। तो जो मीनिंग्स हैं एनवायरनमेंट से वो कंस्ट्रक्ट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके सीख सकते हैं, और इसी को बोला गया है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसे कि कोई एक फेनोमेना है, तो वो बात इनके माइंड में, जैसे कि बच्चे हैं अपनी जब इमीडिएट इन्वायरमेंट से ये सीख के आए कि हाँ, ये जो हमारी सोसाइटी ये पट्राइचल है, यहाँ पर जो मेन रोल है वो एक मेल का है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। लेकिन उसके बाद में जब वो अपने इमीडिएट उसमें आएंगे, इमीडिएट इन्वायरमेंट से बाहर निकल के आएंगे, इन्वायरमेंट में वो जब देखेंगे कि यहाँ तो एक मैम है, मैम पढ़ा रही हैं और मैम सब बोल रही हैं, जो भी प्रिंसिपल मैम वही सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे कोई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है। फिर उनका जो धीरे धीरे जो मीनिंग होगी, जो वो सीख के आए हैं, वो धीरे धीरे से बदलेगी। तो इसको कहा जाएगा रिकंस्ट्रक्शन, और वो अपने एक्सपीरियंस से ये कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। इसी को बोला जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब उनके दिमाग में एक खाका बनेगा कि नहीं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है, एक ये नॉर्मल सोसाइटी है, यहाँ पर ना कोई मेल डोमिनेट करता है ना कोई फीमेल, तो इसे हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देन हमारा आता है एनसीएफ 2005 ने क्या बोला है, नेचुरली मोटिवेटेड मीनिंग मेकिंग एंड वैरायटी ऑफ वेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। बच्चे जो है नेचुरली मोटिवेटेड होना चाहिए, मीनिंग मेकिंग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। कैसे मीनिंग मेकिंग करनी है बच्चों को, किसी भी चीज़ से कैसे उनको अर्थ निकालना है, समझना है। वैरायटी ऑफ वेज ऑफ लर्निंग, सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इन बहुत सारे तरीकों में से जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग हो गया, आपने कुछ थ्योरेटिकल समझाया, वो बच्चों ने सीखा, फिर खुद से करके सीखा, फिर कुछ ऑब्जर्व करके सीखा, तो इस तरह से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं इन वैरायटी ऑफ वेज। इसके बाद में यंग लर्न्स डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट्स, ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट्स की तरह नहीं सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, इस वजह से उनका सीखने का तरीका भी अलग होता है। उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस ज़्यादा होती है। अगर आप उनको कोई बात बताएंगे, वो थोड़ी देर के लिए उस बात को समझ भले लें, मान भले लें, लेकिन अगर वो करके वो चीज़ को देख रहे हैं तो फिर वो बात उनके माइंड में ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा सेट हो जाती है, ठीक है। पेडागोजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 है लेट चाइल्ड्स एनवायरनमेंट बी हिज हर लर्निंग लेबोरेटरी, ठीक है। जो चाइल्ड का एनवायरनमेंट है उसको उसकी लेबोरेटरी की तरह सेट करो। रोज़ उनको ऐसे बताओ कि हाँ बेटा जाना घर जाके इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, फिर वो ऑब्जर्व करेंगे, तो वो जो उनका एनवायरनमेंट है वो उनकी लेबोरेटरी की तरह वर्क करेगा, वहाँ पर बच्चे सीख रहे होंगे। फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन फ्रॉम नोन टू अननोन एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अब हमें कैसे फैसिलिटेट करना है, नोन चीज़ से अननोन कॉन्सेप्ट तक ले जाना है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम भी बना है नोन टू अननोन वाला, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग इन योर क्लासरूम, रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग हमें वहाँ पर बिल्ड करनी है, शो करनी है, ठीक है। इसको कैसे आप कर सकते हैं, वेब बेस्ड आप कर सकते हैं। वेब बेस्ड आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक रियल लाइफ स्टोरी आपने उठा ली, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा माउंट एवरेस्ट या कहीं पर भी कोई फेमस पर्सनालिटी गई है, आपको उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप वेब के थ्रू उनका पूरा जो जीवन काल है या कुछ भी उनका एक वीडियो है वो आप बच्चों को दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। या कहीं पर भी ड्रॉट की समस्या है, तो ड्रॉट की समस्या है, ये तो इन्वायरमेंट में बच्चों को मिल नहीं रहा है, उनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में, तो कैसे समझेंगे कैसे सूखा पड़ता है, क्या होता है ये, तो आप इसको किसी एक रियल वीडियो के माध्यम से सिखा सकते हैं। देन हमारी आती हैं थीम्स फॉर ए चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्या क्या थीम्स हैं हमारी, तो हमारी टोटल यहाँ पर हैं 6 थीम्स। इनमें से सबसे पहले आती है फैमिली एंड फ्रेंड्स, देन फूड, फिर ट्रैवल, फिर शेल्टर, फिर वाटर, फिर ट्रैवल एंड देन थिंग्स वी मेक एंड डू। फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपको रिलेशनशिप के बारे में, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स, इनके बारे में आपको पढ़ाना है। देन फूड में, जैसे कि मैंने बताया, फूड में आपको जो क्या हमारे खाने की चीज़ होती है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है ईवीएस की बुक्स में जहाँ पर अलग अलग ऑयल्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ उस एक स्टेट में कोकोनट ऑयल का यूज़ हो रहा था, इस स्टेट में सरसों के ऑयल का यूज़ हो रहा था, और एक बच्चा जो बाहर का था वो वहाँ पर हांगकांग में वो स्नेक खा रहा था। इस तरह से अलग अलग बच्चों के थ्रू अलग अलग कल्चर्स, फूड कल्चर्स दिखाए गए, ठीक है। ट्रैवल में आपका आ जाएगा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं ट्रैवल से रिलेटेड। देन शेल्टर हो गया,
देन वाटर हो गया, एंड देन थिंग्स वी मेक एंड डू, हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या बनाते हैं, वो हम इसमें सीखते हैं। देन इस्टेब्लिश लिंक्स बिटवीन एंड अक्रॉस डिसिप्लिन, कैसे हमें एक लिंक इस्टेब्लिश करनी है बिटवीन एंड अक्रॉस डिसिप्लिन, ये हमने पहले भी समझा। जैसे कि वाटर का थीम है, तो वाटर के थीम में हम बच्चों को वाटर कंजर्वेशन भी सिखाएंगे, अलग अलग जगह पानी की क्या समस्या है ये भी समझाएंगे, पानी हमें कैसे पीना है, उसको कैसे साफ़ करके पीना है, या वाटर की जो केमिकली मतलब साइंस के पर्सपेक्टिव से भी हम समझाएंगे, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी समझाएंगे, और इन्वायरमेंटल कंसर्न के हिसाब से भी समझाएंगे। देन इंकरेज डायलॉग्स एंड क्वेश्चनिंग, अब हमें बच्चों को इंकरेज करना है कि वो बोलें, क्वेश्चन करें, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें उन्हें सिखानी है। अब हमारा क्या रोल है, एक टीचर का क्या रोल है एज ए ईवीएस टीचर, तो हमें एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, साथ में एक टीचर की तरह और साथ में को लर्नर की तरह, हमें बच्चों के साथ में सीखना है। हाँ अरे ऐसे होता है, हाँ ये होता है, राजस्थान में यहाँ पर पानी की कमी है, और मेघालय में अगर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश है, तो बच्चों के साथ में बच्चा बन के हमें सीखना है, उनको सिखाना है। एक्सपैंडिंग द चाइल्ड्स यूनिवर्स, बच्चे का जो यूनिवर्स, उसकी जो दुनिया है उसको हमें एक्सपैंड करना है, ठीक है, मतलब कि उसकी इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो उसने सीखा है उससे उसको बाहर निकाल के एक ओवरऑल जो पूरा इन्वायरमेंट, बड़ा इन्वायरमेंट है हमारा, जो पूरा यूनिवर्स है, अर्थ है हमारा, उसके कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को चीज़ें सिखानी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 यूनिट खत्म कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे और ब्लॉक 2 भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।